नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बेहद अच्छे होंगे। और सरकार के आदेश द्वारा जो आपको मिला है, घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी नागरिकता संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल बेस किस तरीके से वर्णन किया गया है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। जो आज पढ़ने वाले हम लोग हैं उसमें आर्टिकल 5 to 11, उसके बाद हम लोग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे खत्म होती है, और दोहरी नागरिकता का क्या कॉन्सेप्ट है, भारत में रिफ्यूजियों की संख्या किस तरीके से है और कैसा है, और फिर इसका कंक्लूजन हम लोग देखेंगे। इसी के आधार पर हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय सिटीजनशिप के लिए बहुत दूरदर्शी यानी कि एक ऐसा प्लान नहीं था जो कंटेम्पोररी कंडीशंस थी, यानी उस समय की जो समसामयिक स्थितियां थी उसी के अनुसार भारतीय संविधान को उस आर्टिकल बेस को यानी कि अनुच्छेद बेस पे यह किया गया है। इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो 5 to 11 है, जो भारतीय संविधान के पार्ट 2 में दिया गया है, उसके विषय में आज एक एक आर्टिकल देखेंगे और उसके सभी पार्टों को क्रमागत रूप से यानी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे। तो चलिए, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिटीजनशिप का मतलब यही है कि नागरिकता संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 5 क्या कहता है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। At the commencement this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in territory of India, or either whose parents were born in territory of India or who has been ordinarily resident the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 में यह जो वर्णन किया गया है, आर्टिकल 5 भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है। इसके अनुसार संविधान के प्रारंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, जिसका भारत में डोमिसाइल यानी अधिवास है, और उसका या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो, या जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 5 में यह डिस्क्राइब किया गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास यानी टेरिटरी में यानी इंडिया के टेरिटरी में उसका डोमिसाइल है, या जो ये भी कह सकते हैं या उसके माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ है, या और जो कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किया हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान।
कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं जो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता के अधिकार, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में इस आर्टिकल 6 में दिया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग anything at Article 5, a person who is migrated to territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizenship of India and commencement of this constitution if he or earlier his parents any his grand parents was born in India as defined in the Government of India 1935 originally enacted, and in the case where such person has no migrated before the 19th day of July 1948 has been ordinarily resident in territory of India since the date his migration, or in the case where such person no migrated on or after the 19th day of July 1948 has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of Dominion of India and on an application made by him therefore to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for the least 6 months immediately preceding the date of his application। आर्टिकल 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधित है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है भारत का नागरिक समझा जाएगा। पहला पॉइंट, उसका या उसके माता पिता या पितामह पितामही मातामह या मातामही यानी सिंपल माता पिता यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब ये भी हो जाता है दादा दादी या नाना नानी, में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है या तो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यतः रह रहा हो या उसके पश्चात आया हो किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू हुई थी, यानी कि अनुमति पत्र की शुरुआती दौर यहीं से शुरू हुआ था। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि वह भारत के क्षेत्र में कम से कम ये 6 मंथ के लिए निवास नहीं करता है, परंतु तुरंत उसके बाद आवेदन की तारीख से पहले, यानी जो एप्लीकेशन देगा उसे मिनिमम 6 मंथ रहना की आवश्यकता है। तो ध्यान देना 19 जुलाई 1948 से पहले यह शुरुआत इसलिए किया गया था कि 19 जुलाई 1948 का जो डेट दिया गया है इसी डेट से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए एक अनुमति पत्र दिया गया, यानी कि यह प्रोविजन शुरू किया गया, यानी कि यह परमिशन दिया गया था। इसी के आधार पर हम देखते हैं आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में यह कहा गया है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान का पाकिस्तान में जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। इसमें कहा गया है कि नाउ
Notwithstanding anything, Article 5 and 6 person who has after 1st day of March 1946 migrated from the territory of India to the territory now including in Pakistan shall not be deemed to be citizenship of India. कहने का मतलब यही है, आर्टिकल 5 और 6 में कुछ भी नहीं होने के बावजूद एक व्यक्ति जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के क्षेत्र से अब उस क्षेत्र में शामिल हो गया जिसे पाकिस्तान में शामिल किया गया था, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after having migrated to territory now including in Pakistan has returned to territory of India under permit and resettlement or permanent return issued under the authority of any law, and every such person shall for purpose clause B article 6 deemed to have migrated to territory of India in the 19th day of July 1948। अब ध्यान से समझे, इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि मान लो कि कोई रीजन जो था वो पहले डिवाइड से पहले इंडिया में था, लेकिन डिवाइड जैसे हुआ वो पाकिस्तान का पार्ट हो गया, तो उसी प्रावधान में कह रहा है कि वो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि वह किसी ऐसे आदेश के द्वारा पुनः भारत लौट आया हो तो उसे पुनर्वास या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन यानी किसी लॉ के अकॉर्डिंग दी गई हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आया है और वह आर्टिकल 6 के अनुसार भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम आवेदन की तिथि से 6 महीना पूर्व ही भारत में रह रहा हो। तो कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल जो है कि माइग्रेट जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे फिर वो आए तो उनके सिटीजनशिप के संबंध में यह दिया गया। राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 8 में यह कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले इंडिया ओरिजिन के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स of whose grandparents was born in India and defined in the Government of India Act 1935 originally enacted, and who is ordinarily residing in country outside of India as so defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing, an application made by him there of such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of his constitution in the form and matter prescribed by the government of Dominion of India or government of India। आर्टिकल 8 में इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक की नागरिकता हेतु आवेदन किया हो या जो कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव
के माध्यम से नागरिकता प्रदान करने हेतु आवेदन किया हो या राजनयिक ने उससे भारतीय नागरिक के रूप में राष्ट्रीयकृत कर लिया हो यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। कहने का मतलब होता है कि वह भारत का नागरिक कोई भी बन सकता है यदि उसके कोई भी व्यक्ति, जब इंडिया डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड होने से पहले ही अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ था कि बहुत सारे यहाँ के लोग जो थे, क्योंकि पूरा ब्रिटेन के तो पूरा दुनिया उपनिवेश था, कॉलोनी थी, तो यहाँ मजदूर के रूप में बहुत सारे इंडियंस को दूसरे देश में भेज दिया गया और जब वहां वो गए तो वहीं के रह गए। तो फिर वो बाद में इंडिया का सिटीजनशिप लाने के लिए, तो जिसमें आर्टिकल 8 में यह डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक, भारतीय नागरिकता उसको मिल सकती है यदि उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी में से कोई एक बार जन्मा हो, और दूसरा मेथड ये है कि जन्मा हो और वो राजनयिक पद्धति के द्वारा यानी डिप्लोमेटिक या काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा वहां रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो उस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप एंड फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता या नागरिकता स्वीकार कर लेता है या नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ द वॉलंटरी रिक्वायर्ड टू सिटीजनशिप एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो कोई एक पर्सन ए है, उसने किसी अदर देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, तो जैसे ही वहां स्वीकार करेगा भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10, ये कंटिन्यूस ऑफ द आर्टिकल ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आर्टिकल 10 जो कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। Every person who is are deemed to be a citizen of India under any foreign provision of this part shall subject to be provision of any law that may be made by parliament continue to be a citizen। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत या भारत का नागरिक माना जाएगा, जो संसद द्वारा नियम बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन है, तो भारत का नागरिक होगा। सिंपल शब्दों में अगर कहें कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और वह परमानेंट बन सकता है जब भारतीय संविधान उसके संबंध में कोई नियम कानून बनाए और वह नियम और कानून उस व्यक्ति पर प्रॉपर अगर लागू होता है तो वह भारत का नागरिक रहेगा। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू बी रेगुलेट ए राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 यह कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। रेगुलेट द राइट ऑफ बाय लॉ, यानी उसमें क्या गया है, नथिंग इन द foregoing provision of this part shall and derogate from the power of the parliament to make provision with respect of acquisition and termination of citizenship all the matter relating to citizenship। आपको पता भी होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा को बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 में ये कह दिया कि आपको जिस समय जब उचित लगे आप नागरिकता संबंधित नियम और कानून बना सकते हैं, वो चाहे नागरिकता प्राप्त करने के लिए हो चाहे नागरिकता को समाप्त करने के लिए हो। अब ये कहा जाता है कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो नागरिकता प्रदान करने के जो मेथड्स हैं
उसमें यह बताया गया कि लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन सिटीजनशिप इंडिया, ये कंटेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955, द इंडियन लॉ कंफर्म द स्टेटस ऑफ सिटीजन इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, नागरिकता अधिनियम, जो नागरिकता संबंधित जो एक्ट था 1955 में संविधान लागू होने के बारे में उन्होंने यह कहता है कि नागरिकता संबंधित जो भी नियम और कानून होगा, चाहे प्राप्त करने के लिए चाहे खत्म करने के लिए, यह प्रावधान दिया गया है। प्रावधान मतलब यह प्रोविजन दिया गया है जो निम्नलिखित नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के वैसे 5 मेथड दिया गया है। बाई बर्थ, जन्म से, बाई डिसेंट, वंशानुगत से, बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन देशीयकरण या प्राकृतिकरण, और ये बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी या किसी भूमि के एक्विजिशन करने में यानी अर्जन करने में यानी मिलाने पर जो चीजें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भारत में सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 मेथड्स होते हैं। 5 मेथड्स में अगर देखें, सिटीजनशिप बाय बर्थ, यह सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ ये सेक्शन 3 में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया on or after 26th January 1950 but before 1st July 1987 it's citizen of India by birth irrespective and nationality of this parent। कहने का मतलब यही है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा या भारत का नागरिक है। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 4 जुलाई बट बिफोर 3rd December 2004 इन कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ आइदर इज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ। कहने का मतलब यही है कि भारत में 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। A person born in India on after 3rd December 2004, the commencement of Citizenship Amendment 2003 considered the citizen India by birth if both the parents are citizen of India, one a parent of citizens in India and other not illegal migrant at the time of this birth। कोई व्यक्ति यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। A person shall not be citizen India by virtue and section and time of birth. Either the father and mother process immediately and suit the legal procedure accorded to and in I am foreign sovereign and president either and see as case may be not citizenship India is father or mother enemy alien and birth occurs place and occupied by the enemy illegal migrant defined foreigner who has without valid passport documents and valid ye prescribed and legal document but remain the beyond of the permitted period of time। सिटीजनशिप बाय बर्थ के अनुसार बताया कि उसके पिता या माता किसी दुश्मन देश से और जन्म
एक जगह तब होता है जब दुश्मन पर कब्जा कर लिया जाता है या समथिंग इस तरह की बातें कही गई है, या कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट तो होगा, अवैध प्रवासी एक विदेशी है जिसे भारत में प्रवेश किया है, एक वैध पासपोर्ट या अन्य निर्धारित दस्तावेज उसके पास नहीं है, या अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट है लेकिन उसके पास वीजा भी है लेकिन जितने दिन का परमिशन मिला है उससे वो समय बीत चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ रह रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट होगा। अब है बाई डिसेंट मेथड। बाई डिसेंट मेथड का मतलब होता है वंश परंपरा के अनुसार। तो वंश परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है? A person outside of India 26 January and 26 January 1950, but before 10 December 1992, a citizens of India descent. Um, his father was a citizenship India by birth at the time of his birth. In case of father and by descent only, person shall not be a citizen India unless birth registered an Indian consulate within a 1 year from date of birth, permission and central government of the expiry of a said period. A person born outside India and after 10 December 90 but before 3rd December 2004 consider a citizenship of India if either his parents was citizen of India by birth at the time his birth at the time of his birth. In case either his parents were citizens of India by descent, that person shall not be a citizen of India unless his birth is registered at the Indian consulate within 1 year from this the date of birth with permission of central government after expiry of the said period. A person born outside and 3rd December 2000 shall not be a citizen of India unless a parent declared that the minor does not hold passport of another country and his birth registered of Indian consulate with 1 year of the date of birth or with the permission of central government of expiry of its date. वंश परंपरा के अनुसार या वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर जन्मा हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यानी बाई डिसेंट मेथड वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी है। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तथा तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट से उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उस अवधि के बाद यानी उस टाइम पीरियड के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस का वर्णन करना होगा या शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। यदि एक नाबालिग को, जो माइनर बेबी है, जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का नागरिक भी है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग यानी कि उसको खत्म ना करता हो। वयस्क होने से यानी एडल्ट होने से 6 माह के अंदर नहीं कर देता है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके माइनर बेबी है, वो अगर दूसरे देश का पासपोर्ट रखता है लेकिन 1 साल के भीतर अगर वह वहां की नागरिकता और सारी छोड़ देता है तो यहाँ के भारत की नागरिकता बाई डिसेंट मेथड से मिल सकती है। अब हमारा जो तीसरा मेथड होता है सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन मेथड, यह सेक्शन 5 फर्स्ट में दिया गया है। उसमें क्या कहता है
इसमें यह कहा जाता है कि इंडिया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी एक्वायर्ड नॉन इलीगल माइग्रेंट person Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making application through the period of 12 months immediately before making application and for 6 years the aggregate 8 years preceding and the 12th month. Person who India origin and ordinarily resident if country and place outside undivided India under section. A person who is married to citizen of India who is ordinarily resident in India 7 years before making application under section. Minor children whose both parents are Indian citizen under section. Parents of full and capacity whose both parents are registered and citizenship India and acquire Indian citizenship. Person of full age who are either our parents were earlier citizen independent of India and residing in the India of 1 year immediately before the making application. Person of full age capacity who has been registered and overseas citizen OCI for the 5 year residing and 1 year before making application. A person shall be deemed a person Indian origin if either his parents was born in undivided India and such territory become part of India या 5th day of August 1947. पंजीकरण के द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन मेथड से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध न हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है यानी रजिस्टर्ड कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्न में से कुछ गुण रखता है तो पहला, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन करने के ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ठीक है, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित यानी अनडिवाइड इंडिया में क्या हुआ हो, अनडिवाइडेड भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो यानी अन्य देश में रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से पूर्व 7 वर्ष रह रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे जो माइनर बेबीज होते हैं, माइनर चिल्ड्रन हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजनशिप अंडर सेक्शन। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। ए पर्सन फुल age and capacity whose both parents are registered as citizen of India can acquire Indian citizen. कोई व्यक्ति जो पूरी आयु एवं क्षमता का हो और वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने साधारण निवास कर रहा हो 12th month 1 year। उसके बाद कोई व्यक्ति जो पूरी आयु एवं क्षमता का और वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक ओशियाई के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह रजिस्ट्रेशन इस प्रकार वह आवेदन देने से 12 महीने साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूभाग का यानी किसी भी रीजन का वह निवासी हो। इतनी पार्ट अगर इतनी सारी चीजें वो करता है तो बाई रजिस्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। अब है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, यह सेक्शन 6 में दिया गया है। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का क्या होता है? तो citizenship in India naturalization can be acquired by the foreigner not illegal migrant who ordinarily resident in India 12 year throughout the period and 12 month immediately preceding the date of application, 11 year aggregate in the 14 years preceding 12 month and other qualification is specified in third schedule to act। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने कोई भी व्यक्ति को
प्राकृतिक रूप से नागरिकता सर्टिफिकेशन देने का प्रावधान है यदि वह व्यक्ति कुछ प्रावधान रखता है तो where an applicant made by the prescribed manner by the any person of full age capacity who is not a citizenship of India specified in the first schedule for the grant of certificate and naturalization to him the central government may be if satisfied that the applicant and qualified for the naturalization under provision of the third schedule grant to be him certificate naturalization किसी देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकता यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग दिया या हम दूसरे बात में अगर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट applicant इज अ पर्सन हु है rendered a distinguished service and cause of the science, philosophy, literature, world peace, human progress, generally at the May web, all any of the condition specified in the third schedule of Indian Citizenship Act 1955. उसमें और भी कुछ बातें कही गई हैं और क्या कहा गया है कि भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के मामले में सभी प्रकार के दावे को हटा सकती है यदि कोई व्यक्ति सेवा विज्ञान दर्शन कला साहित्य विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित या मानव के प्रोग्रेस के लिए अगर काम से संबद्ध हो तो इस प्रकार नागरिक बन हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति अगर निष्ठा रखता है तो उससे भारत की नागरिकता दी जाएगी। A person who is certified naturalization granted shall be taking oath and allegiance in the form of the specified second schedule and India by naturalization from which the certificate and granted उसको naturalization प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है कि दिया जा सकता है। Citizenship by incorporation in territory. If any territory become a part of India, the central government order notify official gazette specified shall be citizen by region their connection that territory and whose persons shall be citizens of India and the form date of specified in order. कहने का मतलब इसमें यही है कि कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बी ऑर्डर नोटिफाई केंद्र सरकार आधिकारिक एक सूचना या आधिकारिक सूचना या आदेशों के अनुसार उन व्यक्तियों को आदेश कर सकता है आदेशित कर सकता है निर्दिष्ट कर सकता है जो उस क्षेत्र के साथ उनके संबंध के कारणों से भारत के नागरिक होंगे और भारत के नागरिक होने के साथ वो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे और इस तरीके से अगर कोई टेरिटरी के साथ अगर कोई घोषणा गवर्नमेंट कर देता है तो वहां रहने वाले लोग जो होंगे वो भारत के नागरिक के रूप में हो जाएंगे। ये जो बेसिकली यह इसका हम लोग कह सकते हैं कि कोई विदेशी क्षेत्र या भारत का हिस्सा बनने या भारत सरकार का क्षेत्र संबंधित विशेष व्यक्तियों को नागरिक घोषित कर सकता है यदि अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें आप देखोगे कि पांडिचेरी बना था या असम एकॉर्ड की विषय में हम बात करते हैं या इस तरीके के प्रावधान के विषय में हम लोग देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रावधान जो होता है टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त कर देना। सिटीजनशिप टर्मिनेटेड आइदर द renunciation acquisition of citizen another country termination covered in section 9 and section 1955 एक्ट सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। सेक्शन 9 इन द एयर प्रोवाइडेड एंड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन एक्वायर्ड सिटीजनशिप इन अदर कंट्री शैल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 9(1) में यह प्रोवाइड कराया गया है या प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक
जो नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट एनी सिटीजन हु इन इंडिया एंड वॉलंटरी एक्वायर्ड ऑफ द सिटीजन इन अदर कंट्री शैल सीज द इंडियन सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करता है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो यहाँ क्या होती है, उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। रिन्यूशिएशन ऑफ citizenship. Renunciation covered the section 8 of Citizen 1955. If the citizen India full age capacity who is citizen and national in other country make the prescribed manner declaration renouncing his Indian citizenship and declare shall be registered by the prescribed authority, and upon such registration that person shall cease to be a citizen of India. भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 8 में यह रेनुशिएशन ऑफ कवर्ड की बात किए गए, मतलब नागरिकता के समाप्त करने या त्याग करने की बात कही गई है। यदि पूर्ण आयु क्षमता वाले भारत का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश के नागरिक या राष्ट्रीय है तो निर्धारित तरीके से अपने भारतीय नागरिकता का त्याग करने की घोषणा करता है या जिस दिन यह अनाउंसमेंट करता है निर्धारित प्राधिकारी की जाएगी और इस तरीके से पंजीकरण वह व्यक्ति भारत का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रोवाइडेड द इफ एनी डिक्लेरेशन एंड ड्यूरिंग India may be engaged registration therefore the will and central government otherwise, in fact ये डायरेक्ट where a person sees a citizen of India if a minor child to that a person citizen provided such child may be 1 year attending full age make to declaration and wishes to resume Indian citizenship and thereupon again become a citizenship of India. For the purpose of section, the woman who is married and shall be deemed a full-fledged age, हम बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक भी क्या होगा, जो नाबालिग बच्चा होगा वो भी क्या होगा, माइनर बेबी जो होगा उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि कोई भी अगर जो माइनर बेबी चाइल्ड है और अपने वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके एक साल के भीतर अगर भारत में आके रजिस्ट्रेशन देता है, रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। और इसमें लास्ट में ये लिखा गया है कि इफ द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी वुमन हु हैज बीन मैरिड शैल बी डीम्ड ऑफ फुल एज। कोई भी इस खंड में यह भी प्रावधान दिया है, महिला जो विवाहित है या विवाहित हो अपने पूर्ण आयु कर चुके हैं तो शैल बी डीम्ड ऑफ फुल एज, तो उसकी नागरिकता भी हम पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजन एंड ये जो एक्विजिशन ऑफ in any citizen naturalization registration other voluntary acquired and have been 26 and commencement of the voluntary required citizenship to siege of the citizenship India, और इस तरीके से however the no apply citizenship bar and enemy engage the voluntary acquired citizenship country and central government direct if the were and required of the citizenship एंड ये जो कहा गया है, ये जो एक्विजिशन ऑफ अनदर कंट्री पासपोर्ट आल्सो डीम्ड एंड सिटीजनशिप रूल 1956 वॉलंटरी एक्विजिशन एंड अदर कंट्री एंड नेशनलिटी रूल 3 ऑफ द शेड्यूल 3rd एंड सिटीजनशिप 1956 रिफैक्ट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैज ऑब्टेन्ड एनी डेट ऑफ पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री हैज बीन ये conclusive proof of having voluntarily acquired citizenship of country before the date। भारत का कोई भी नागरिक जो स्वाभाविक रूप से पंजीकरण या स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करता है 26 जनवरी 1950 के बीच किसी भी समय यह अधिनियम शुरू होने से स्वेच्छा से अधिग्रहित कर देता है तो अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि भारत की नागरिकता लागू
नहीं होता है कि किसी भी युद्ध के दौरान उसमें भारत में संलग्न हो सकता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा उसे खत्म किया जा सकता है। इफ एनी क्वेश्चन अराइज द वेदर, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या, कब और कैसे किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो यह इस तरह के प्राधिकारी द्वारा यानी इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और इस तरह के सच के नियमों के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। पहला, दूसरे देश के पासपोर्ट अधिग्रहण 1956 के तहत दूसरे देश की राष्ट्रीयता या स्वैच्छिक अधिग्रहण करते हैं, यानी स्वेच्छा से आप प्राप्त कर लेते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1956 के शेड्यूल 3 और नियम 3 में कहा गया है यह तथ्य कि भारत का नागरिक किसी भी तारीख को किसी अन्य देश के सरकार से पासपोर्ट प्राप्त कर चुका है और स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता प्राप्त करने से पहले उसका निर्णायक प्रमाण होगा जो उस तारीख से परिभाषित होगा। तो डेप्रिविएशन, the central government under section citizenship 1950 में deprive any citizenship of citizen if satisfied that, भारतीय नागरिकता अधिनियम यानी एक्ट 1955 सेक्शन 10 में केंद्र सरकार किसी भी नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि वह संतुष्ट हो तो, या इफ इट इज संतुष्ट सेटिस्फाइड दैट, यदि वह संतुष्ट हो तो, अगर सेटिस्फाई है तो। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नेचुरलाइजेशन ऑफ डेट एंड विंड फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, बाई नेचुरल रजिस्ट्रेशन के द्वारा या नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा अगर जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है अगर वो सही नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ हो या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ हो या किसी चीज को छुपाया गया हो, तो उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, उनको ये समाप्त किया जा सकता है। दैट सिटीजन शो द एम एंड एक्ट स्पीच द disloyal are disaffected to art of the Constitution of India by law established, कोई व्यक्ति यानी ये कह सकते हैं कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसकी नागरिकता समाप्त की। That the citizen during the war engaged and lawful trended and communicated of enemy has been engaged and associated with the business that was to knowledge carry and such manner as to assist any enemy in the war, उस नागरिक के पास उस युद्ध के दौरान जिसमें भारत संलग्न हो सकता है, गैर कानूनी रूप से व्यापार कर सकता है या शत्रु के साथ संचार कर सकता है, यानी जो इनेमी राष्ट्र है उसके साथ अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करता है या किसी भी तरह का जुड़ाव दिखाता है या कोई व्यवसाय करता है या किसी भी तरीके का सहायता करता है तो वो उस समय भी डिप्राइव किया जा सकता है। A citizen may be within 5 years registration, naturalization and sentenced of any country and imprisonment up to years, उस नागरिक को अगर ये कहा जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 साल से कम अवधि के कारावास की सजा अगर सुनाई दे दी गई है तो उसको डिप्राइव किया जा सकता है। That citizenship ban ordinarily resident out of India of continuous period of 7 years, during the period neither has been an student any educational institute and country outside of India and several government of India, international organization India member and not registered annually prescribed manner at the Indian consulate and intention to retain his citizenship of India। वह नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है और उस अवधि के दौरान यानी उस टाइम ड्यूरेशन के भारत के बाहर या भारत सरकार की सेवा में किसी भी समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान का छात्र नहीं रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सदस्य है और न ही भारतीय तरीके से प्रतिवर्ष निर्धारित जो तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया गया हो भारत की नागरिकता बनाए रखने और इस तरीके से उसको समाप्त किया जा सकता है। इंटेंशन, इंडियन कॉन्सुलेट इंटेंशन एंड रिटेन सिटीजन्स ऑफ इंडिया नागरिकता बनाए रखने अपने इरादे को दर्शाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट
shall not be deprived a person citizen unless they satisfied that the not conduct conducive to public goods and persons should continue as citizen। कहने का मतलब होता है केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित नहीं करेगी जब तक वह संतुष्ट न हो कि वह जनता के लिए अनुकूलन है कि नहीं, अनुकूल है कि नहीं, और वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा। अब है ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब होता है दोहरी नागरिकता। वैसे भी भारत में दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। सिटीजनशिप जनरली डिफाइंड बेस्ड अंडर सम कॉमन पॉइंट। one could be a citizen of country one or more following region। कहा भी जाता है कि भारतीयता को मुख्य रूप से कुछ सामान्य कारकों के आधार पर, यानी कुछ जो सम कॉमन फैक्टर्स के आधार पर एक या एक से अधिक देश के नागरिक हो सकते हैं। ये है राइट ऑफ द सॉइल, मिट्टी का अधिकार। इसका क्या मतलब? इफ ही वाज बोर्न एंड टेरिटरी विद इन एंड बॉर्डर ऑफ द कंट्री, यदि उस देश के क्षेत्र सीमाओं के भीतर में पैदा हुआ है तो उसको राइट ऑफ सॉइल कहते हैं। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो? नागरिकता देने। मैंने एक समय पे जब दो देशों की नागरिकता हो उसको हम लोग डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। उसमें पहला प्रावधान यह आता है राइट ऑफ सॉइल। इफ द बोर्न ऑफ टेरिटरी विद इन बॉर्डर दैट द कंट्री, यानी यदि वह उस देश के क्षेत्र में पैदा हुआ। राइट ऑफ ब्लड इफ इन द बोथ द पेरेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिटीजनशिप ऑफ कंट्री या इंडिया, यानी रक्त का अधिकार, यानी ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं। यदि एक या उनके माता पिता दोनों में से उस देश के नागरिक हो तो भी वह भारत का नागरिकता मिले। बाय मैरिज इफ द मैरिज ए पर्सन हु सिटीजन दैट कंट्री, दिस इज नो लॉन्गर ऑटोमेटिक प्रोसेस, ही स्टिल नीड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। विवाह के द्वारा यदि वह उस व्यक्ति से शादी करता है जो उस देश का नागरिक है, अब यह एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, उसे अभी भी नागरिकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति शादी कर लिया तो ये प्रोसीजर होगा कि पहले जो होता था कि स्वतः हो जाती थी, लेकिन अब उसके लिए एक एप्लीकेशन देने पड़ेंगे। नेचुरलाइजेशन इफ द ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप कंट्री एंड गोइंग थ्रू द लीगल प्रोसीजर ऑफ नेचुरलाइजेशन। जो नेचुरलाइजेशन होनी चाहिए वो एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा होना चाहिए, और अगर लीगल प्रोसीजर के द्वारा हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एज द वेरियस वे ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ कंट्री, इट इज पॉसिबल फॉर द समवन द कंसीडर्ड सिटीजन अंडर द लॉ ऑफ टू और मोर कंट्री एट सेम टाइम, दिस इज ड्यूअल सिटीजनशिप। कहने का मतलब यही है कि किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। किसी के लिए एक ही समय पर दो या दो से अधिक देशों के कानूनों के तहत नागरिक माना जाना संभव है, और इसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। दोहरी नागरिकता का कहने का मतलब यही होता है एक ही समय में दो देशों का पासपोर्ट रखना। इसका मतलब कि दो देश का आपकी नागरिकता ये है तो उसे डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो डुअल सिटीजनशिप में क्या क्या है? डुअल सिटीजन सिंपली बीइंग अ सिटीजन ऑफ टू कंट्री, डुअल कैरी टू पासपोर्ट एंड एसेंशियली अप्लाई फॉर ट्रेवल फ्रीली विद इन ए नेटिव एंड नेचुरलाइजेशन कंट्री। सम कंट्री डू नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता केवल दो देशों का नागरिक है। दोहरी नागरिकता दो पासपोर्ट रख सकता है, वह अनिवार्य रूप से काम कर सकता है और अपने मूल या जो कहा जा सकता है कि नेचुरलाइज या प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइज्ड कंट्रीज प्राकृतिक देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, लेकिन कुछ देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ कोरियन अमेरिकन सिटीजन कैन नॉट बी कैरिड ऑन हैंड इन हैंड। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरियाई अमेरिका नागरिकों को इस तरह का प्रावधान नहीं करता। The India Parliament passed bill and grant to overseas OCI people the Indian origin 2003। भारतीय संसद ने 2003 भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देने के लिए एक विधेयक पारित किया, और ओसीआई स्कीम बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर 2005। The Constitution does not such allow holding Indian citizenship and citizenship of the foreign country simultaneously। ओशियाई स्कीम 2 दिसंबर 2005 में चालू हो गई। भारत का संविधान भारतीय नागरिकता
और किसी विदेशी देश की नागरिकता को एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी एंड इंडियन डायस्पोरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड ग्रांट ओवरसीज ओसीआई कॉमनली इन्फ्लुएंस ड्यूअल सिटीजनशिप। इसमें यह चीजों को बताया कि भारतीय डायस्पोरा ये हाई कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत सरकार ने ओसीआई को आमतौर पर दोहरी नागरिकता के रूप में संदर्भित कर दिया है या परिभाषित कर दिया है। द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट द ओवरसीज स्टेटस ऑफ द पर्सन या पीआईओ हैव द मोस्ट ऑफ इंडियन एक्वायर्ड सिटीजनशिप एंड पाकिस्तान बांग्लादेश एलिजिबल इन सर्टेन बेनिफिट एंड होम कंट्री अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप फ्रॉम टू अदर अंडर द लोकल लॉज। उसमें यह कहा कि भारतीय सरकार ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई का दर्जा देती है, जिसके तहत पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ जिसे भारत से पलायन कर लिया है और किसी विदेशी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा की नागरिकता हासिल कर ली है, वे कुछ लाभों के पात्र होंगे जब तक उनके घरेलू देशों में, घरेलू देश मतलब कि डोमेस्टिक अपने जो अपना देश जो है घरेलू देशों के किसी न किसी रूप में या स्थानीय रूप से कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, तो उस कंडीशंस के द्वारा भारत की डुअल नागरिकता हो सकती है। द स्टेटस इज नॉट सेम इन द बीइंग सिटीजन अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई यूसेज द गवर्नमेंट एंड सच पर्सन does not get an Indian passport, has no voting rights, cannot contest election, are nominated to the Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly or Council, cannot be hold constitutional posts as the President, Vice President, Judges of Supreme Court, High Court and registration certificate prescribed from the issued and multiple country या multiple entry। इसमें यह बताया गया है कि यह स्थिति भारत के नागरिक होने का समान नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधन के अनुसार ऐसा व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट नहीं मिलता है, डज नॉट गेट द इंडियन पासपोर्ट। ऐसे व्यक्तियों को मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए नामित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जैसे संवैधानिक पदों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो भी बहुप्रविष्टित हो सकता है। तो इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं ये ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अब स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, भारत में शरणार्थियों का क्या मतलब है? तो इंडिया इज एन आइडर पार्ट ऑफ 90 ये कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी nor the 1967 protocol. The lack of specific refugee and legislation in India has led the government to adopt and ad hoc approach and different refugee influx. भारत न तो 1951 शरणार्थी के कन्वेंशन के पक्ष में है और न ही 1967 के प्रोटोकॉल में है। भारत में जो स्पेसिफिक जो रिफ्यूज जो लेजिस्लेचर के कमी के कारण क्या है कि अलग अलग शरणार्थियों के मदद के लिए अपना एक अलग से दृष्टिकोण अपनाया है। द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी एंड इंडियन गवर्नमेंट मेनली एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रेदर देन एनी कन्फाइंड मॉडल एंड कंडक्ट। भारत में शरणार्थियों की स्थिति मुख्य रूप से आचरण के बजाय राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों के द्वारा संचालित किया जाता है। द एड हॉक नेचर एंड गवर्नमेंट अप्रोच लेड वेरी ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट रिफ्यूजी ग्रुप। भारत सरकार के दृष्टिकोण के तदर्थ स्वभाव के कारण अलग अलग शरणार्थियों को यानी रिफ्यूजियों को समूहों को अलग अलग तरीके से किया गया है। वेरी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से उनका प्रावधान किया गया है। Some group of granted full range of benefit including legal resident ability and legal employee and other criminalization deemed and access to social resources। कुछ समूहों को कानूनी निवास और कानूनी रूप से परिभाषित कर दिया गया है, नियोजित किया गया है कि कई लाभ भी दिए गए हैं, कई जैसे अन्य अपराधी होते बुनियादी सामाजिक संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया गया है। और उसमें एक प्रावधान दिया लीगल स्टेटस रिव्यूज कन्वर्ट एंड मेनली फॉरेनर एक्ट 1946 एंड 1955।
उसमें यह बताया गया कि भारत में शरणार्थी कानून स्थिति मुख्य रूप से जो विदेशी जो फॉरेन एक्ट 1946 और नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा शामिल किया। दिस एक्ट एंड नॉट डिस्टिंग्विश रिफ्यूज एंड अप्लाई नॉन सिटीजन इक्वली अंडर द एक्ट द क्रिमिनल ऑफेंस विदाउट वैलिड ट्रेवल रेजिडेंट एंड डॉक्यूमेंट्स द प्रोविजन अंडर ये द रेंडर रिफ्यूजी लायबल टू डिपोर्शन एंड डिटेंशन। इसमें क्या कहा गया है कि ये अधिनियम रिफ्यूजियों से अलग नहीं कर सकते हैं और गैर नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं। अधिनियमों के तरह वैध यात्रा जो कि लीगल जो कहा जाता है कि जो लीगल ट्रेवलिंग या जो डोमिसाइल जो डॉक्यूमेंट्स है के बिना होना आपराधिक, यानी उसके लिए क्या किया जा सकता है कि इक्वली उसको क्रिमिनलाइजेशन के मतलब उसमें पनिशमेंट देने का भी राइट है। अब स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी एंड बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नई दिल्ली में स्थित है। वंश नहीं, अफगान बर्मीज, ध्यान देना, अफगान बर्मीज Palestine, Somali refugees received protection from the UNHCR. Many refugees received the small month and subsistence alliances and all have access services provided UNHCR implementing and partners in Delhi, the YMCA, Don Bosco or socio-legal center. The large refugee population in India do not fall under the UNHCR's mandate, but nonetheless considered the refugees by the government of over 1,50,000 Tibetan and 90,000 Sri Lanka who have felt violence and persecution and sought refugee of India. The group of accommodation and subsisting, assessing education, healthcare, employee, resident and varying degree. एक बार मान्यता प्राप्त होने के बाद अफगान, बर्मी और फिलिस्तीन सोमाली शरणार्थियों ने यूएनएचसीआर से सुरक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद कई शरणार्थियों को एक छोटा मासिक निर्वाह भत्ता मिलता है और सभी को दिल्ली के जो कहा जाता है कि यूएनएचसीआर के क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटिंग भागीदारों के साथ प्रदान किए जाने की सेवाओं तक दिया गया है और उसको कहा जाता है कि YMCA के डॉन बॉस्को और सोशियो लीगल सेंटर की स्थापना किया गया है। भारत में सबसे बड़े जो रिफ्यूजी हैं, ये रिफ्यूजी आबादी UNHCR के जनादेश के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा शरणार्थी माना जाता है। लगभग 1,50,000 तिब्बतियन और 90,000 श्रीलंकाई जो हिंसा और उत्पीड़न से भाग गए और भारत में शरण लिए हैं। इन समूहों को कहा जाता है कि एजुकेशन या तमाम तरह की सहायता पहुंचाना ये मेन। अब है तिब्बतियन रिफ्यूजी। तिब्बतियन रिफ्यूजी की अगर हम बात करते हैं तो फॉलोइंग द चाइनाज द इनकर्शन 1951-59 many ये Tibetan fled India and filtering in India years and followed there approximately 1,50,000 Tibetan refugee in India. 1951 से लेकर 1959 में ये चीनी घुसपैठ के बाद कई तिब्बती भारत में आ गए और भारत में लगभग 1.5 लाख तिब्बती शरणार्थी हैं। अब लीगल स्टेटस में क्या है? द टिबेटियन हु हैज अराइव्ड इन इंडिया late 1950 and earlier 1960 and accorded refuge and status Indian government despite India not being party under to 1951 convention relating to status of refugee 1967 protocol। 1950 के दशक के अंत में और 1960 के शुरुआती दौर में जो तिब्बतियों के द्वारा भारत में आए हुए शरणार्थियों का दर्जा दे दिया गया, इसके बावजूद 1951 में यूएन कन्वेंशन के द्वारा यह यूएन कन्वेंशन से संबंधित नहीं था, जो कि शरणार्थियों को 1967 में स्थिति जो प्रोटोकॉल से 1967 के प्रोटोकॉल से रिलेटेड था।
This Tibetan were issued and registration certificate must be renewed and once twice, and tribal who born in India also eligible to obtain the registration certificate once and 18 years old. इन तिब्बतियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जिन्हें वर्ष में 1 या 2 बार नवीनीकृत किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। भारत में जन्म लेने वाले तिब्बती भी 18 वर्ष के होने के बाद पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पात्र हैं। Although the Indian government continue allowing Indian enter the country, it has not afforded them and same level force to wave Tibetan. However, some Tibetan arrived the second wave and able to registration certificate claiming and they were born in India. Tibetan also more right and most other refugee group of India. They provided a residence permit and able to seek formal employee. They only refugee group ये ग्रुप ऑफ रिसीव ये ट्रेवल परमिट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। कहने का मतलब यही है कि हालांकि भारत सरकार तिब्बतियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति देती रहती है, लेकिन उन्हें तिब्बतियों की पहले जैसी समान कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि दूसरे पार्ट में अगर देखा जाए तो तिब्बतीय यह दावा करते हैं कि वो भारत में पैदा हुए हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस के द्वारा किया जा गया है। भारत में अधिकांश अन्य जो रिफ्यूजी हैं तिब्बतियों को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें निवास परमिट प्रदान किए गए हैं यानी रहने के लिए, और रोजगार भी प्राप्त है और सरकार के द्वारा आराम से क्या कर सकते हो कि यात्रा भी कर सकते हैं। श्रीलंकन रिफ्यूजी The legal state of Sri Lanka refugee and official governed by Foreign Act 1940. Indian citizen 1950 and defined a non-citizen who enter without visa and illegal migrant with no exception and refugee and asylum seekers. कहने का मतलब यही होता है कि भारत में श्रीलंकाई जो रिफ्यूजी को कानूनी स्थिति आधिकारिक रूप से 1946 एक्ट और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा दिया गया है, जो सभी गैर नागरिकों को परिभाषित करता है, और जो व्यक्ति विदाउट मतलब कि बिना वीजा के अवैध प्रवासी प्रवेश करते हैं उन्हें शरणार्थी या शरण चाहने वालों का कोई अब बात नहीं है। श्रीलंका who is considered and treated as national security deemed a militants and detained the special camp and Chengalpet or Bangalore and General of the Government of India reconciled Sri Lankai feelings violence whom the refugee and accordingly grant to the protection. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले श्रीलंकाई उग्रवादी माने जाते थे और चेंगलपेट या बेल्लोर में विशेष शिविरों में बंदी बनाए जाते। बहरहाल भारत में सामान्य तौर पर भारत सरकार श्रीलंकाई शरणार्थियों को शरणार्थी बनने के लिए उनके लिए संरक्षण भी प्रदान किया। प्रोटेक्शन ग्रांट है, प्रोटेक्शन उसके लिए ये चीजों को। बर्मीज रिफ्यूज एथनिक Nepalese people starting arrived Bhutan and significant member of earlier 20th century. By 1980, accounted for the quarter of the Bhutanese population. In mid of 1980, authority began view to growing member of Hindu Nepali Bhutan in direct threat to Bhutanese ethnic identity. After this time, discriminatory measure by employee and restrict Nepalese from the government service job from the obtain promotion and receive passport. Alongside this measure, government introduced national campaign and revived traditional culture. Teaching Nepali second language and school was banned and Bhutanese national dress was worn at school as well as on official occasion. The census of carried an earlier 90 and determined the number of Nepalese with Bhutan. तो पहले भूटानी ये रिफ्यूजीज में अगर बात करें तो ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती में नेपाली लोग महत्वपूर्ण संख्या में मतलब बहुत ज्यादा नेपाली जो है एथनिक रूप से वो भूटान पहुंचने लगे। 1980 के दशक में जब ये भूटानी आबादी की 1/4 हो गए
तो 1980 के जो डिकेड था उसके बाद भूटान में हिंदू नेपालों की संख्या भूटानी जातीय पहचान के प्रत्यक्ष रूप से खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिए थे। यानी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। मतलब कि ओरिजिनल जो भूटान में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और माइग्रेटेड जो लोग थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई, जिससे वहां क्या हो गया कि उनकी आइडेंटिटी के लिए अब ये होगा कि अब इस समय प्रोटेस्ट करना जरूरी है। तो इसी समय के बाद नेपालियों को सरकारी सेवा की नौकरियों से ये पदोन्नति प्राप्त करने, पासपोर्ट प्राप्त करने से रोकने के लिए भेदभाव उपाय किए गए थे। तो उसको अब ये कहा गया कि उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया गया और इन्हीं उपायों के साथ सरकार ने पारंपरिक सांस्कृतिक पुनर्जीविता के साथ उन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। नेपाली को कानून स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भूटानी राष्ट्रीय जो पोशाक स्कूल के साथ आधिकारिक अवसरों पर पहना जाता था उसको परमिट कर दिया था। 1980 के दशक में शुरुआती दौर में जब एक जनगणना में की गई भूटान में रहने वाले नेपाली लोगों की संख्या निर्धारित किया गया। द सेंसस ऑफ कैरिड आउट द अर्लियर 1980 ये डिटरमाइंड द नंबर ऑफ द नेपालीज लिविंग भूटान, यानी भूटान में जो भी है उसके ये बातें ये हुआ। उसके बाद अगर कहा जाए द रिजल्ट एंड सेंसस ऑफ सिटीजन 1985 इनेक्टेड एंड सेट आउट ऑफ द कंडीशन ऑफ सिटीजन भूटान, ए ग्रेट नंबर ऑफ हिंदू नेपाली बिकम इलीगल रेजिडेंट overnight. They only way we regain it was to prove their resident in Bhutan the previous year. At the result, many naturalized citizens and lost the and act also allowed them naturalization citizen and ripped of his her status shown at act or speech to be disloyal to the king of country and people of Bhutan. This provision has been frequently and revoke and citizenship from Hindu Nepali under the pretext and disloyalty. कहने का मतलब यही है कि जनगणना के परिणाम स्वरूप 1985 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया जिसमें भूटान की नागरिकता के लिए कुछ शर्तें तय की गई और वो शर्त में क्या है कि जो रातों रात जो कहा जाए कि ग्रेट नंबर ऑफ हिंदू नेपाली बिकम इलीगल रेजिडेंट ओवरनाइट, यानी रातों रात बड़ी संख्या में हिंदू नेपाली अवैध निवासी बन गए। इसे पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पिछले वर्षों के लिए भूटान में उसके निवास को साबित करना था, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्राकृतिक जो वहां के रहने वाले जो लोग थे वो अपनी नागरिकता खो दिए। इस अधिनियम में यानी इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो नेचुरलाइज्ड सिस्टम है वो सर्वश्रेष्ठ करने की अनुमति दी गई उनको, और उन्होंने इस अधिनियम में भाषण द्वारा राजा या देश या भूटान के लोगों को भी ये क्या हो गया है कि इफ दे सो बी एक्ट स्पीच टू बी डिसलॉयल, मतलब उस राजा के प्रति द्वेषता होने लगी, उनके कंट्री के प्रति अनिष्ठा की भावना होगी। द प्रोविजन हैज बीन फ्रीक्वेंटली ये रिवोक एंड सिटीजनशिप हिंदू नेपाली अंडर प्रीटेक्स्ट एंड डिसलॉयल्टी। प्रावधान के बहाने हिंदू नेपाली नागरिकता ये कहा गया है कि अक्सर यह प्रावधान इस्तेमाल किए जाते थे और इसी के आधार पर यह खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भूटानीज रिफ्यूजीज में द इनरिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन एथनिक नेपाली भूटान एंड साउथ अगेंस्ट एंड डिपोर्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन presence increased after the several raid and bombing, and Bhutanese authority ordered the columns of local Nepali school and clinics and development and program many ethnic Nepali for ye sibled evicted and forced across the India border and Assam and West the Indian state not accept the expelled Bhutanese, and they were forced move and most through Nepali to back into India at the different entry point while many stay UNHCR refugee camp in Nepal. There are been 30,000 Nepali living in India. For obtaining a recognition, refugee remain the impossible task. दक्षिण में भूटान में जातीय नेपाली द्वारा उनके निर्वासन और भेदभाव के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया गया, जिससे सरकार ने सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी। कई छापे और बम विस्फोट के बाद
भूटानी प्राधिकरण ने स्थानीय नेपाली स्कूलों क्लिनिकों के विकास कार्यक्रमों को बंद करने का आदेश दिया। कई जातीय नेपाली जबरन बेदखल किए गए और असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर हुए। भारतीय राज्य निष्कासित भूटानी को स्वीकार नहीं करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अधिकांश नेपाल में प्रवेश करने के लिए अलग अलग प्रवेश बिंदुओं पर भारत वापस चले गए और जबकि कई नेपाली UNHCR शरणार्थी शिविरों में रहे। भारत में रहने वाले जातीय नेपालियों के बीच में लगभग 30,000 हैं। उनके लिए शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त करना एक असंभव कार्य हो गया है। अब इनका लीगल स्टेटस क्या है? और लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो 1949 Bhutanese citizens have been permitted and moved freely across the India border, an open border between India and Nepal. India, Bhutan provided a treaty between the respective state last updated February 2007. कहा जाता है, ध्यान से समझना आप लोग, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 1949 में भूटानी नागरिकों को भारतीय सीमा में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई और भारत और भूटान के बीच एक खुली सीमा संबंधित राज्यों के बीच एक संधि द्वारा प्रदान किया गया, जिसे आखिरी बार फरवरी 2007 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, अपडेट किया गया, मतलब मॉडिफाई किया गया। द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया and Bhutan grants the citizenship equal treatment and privilege. भारतीय और भूटान के बीच एक पारस्परिक व्यवस्था अपने नागरिकों के समान उपचार और विशेषाधिकार प्रदान किया। द राइट ऑफ रिसाइडिंग स्टडी एंड वर्क एंड गारंटी विदाउट नीड ऑफ आइडेंटिटी पेपर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें पहचान पत्र की आवश्यकता के बिना निवास अध्ययन के कार्य के लिए अधिकार की गारंटी दी गई। For the region, the Indian government acknowledged the ethnic Nepalese Bhutanese who were forced to flee and to refugees, and nor has it provided any sort of assistance. The UNHCR does not carry status and determination for the Bhutanese, the most likely due to friendship treaty between two countries. ये 1949 में ये कहा गया कि जो लीगल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय भूटान और के पारस्परिक पहचान पत्र जारी के इस कारण कहा जाता है कि सरकार ने ये जातीय नेपाली भूटानों को स्वीकार शरणार्थी बनाने पलायन करने के लिए मजबूर किया और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो होंगे उनके लिए तो ये दिक्कत होने लगी। इस तरीके से अगर हम बात करें हिंदू पाकिस्तानी रिफ्यूजी का मतलब रफली 1,15,000 पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाकिस्तान हैव अराइव्ड इन इंडिया सिंस 1965। 1965 से अब तक पाकिस्तान से विस्थापित 1,15,000 लोग भारत आ चुके हैं। The Indian government does not recognize the group and refused and the result and unable acquire resident permit and found the difficult gain employment. भारत सरकार इस समूह को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है और परिणाम स्वरूप वे निवास परमिट प्राप्त करने में असमर्थ है और रोजगार हासिल करना बड़ा मुश्किल है। The Indian Constitution, the Indian Citizenship 1955, however, they make special provision for those who were born or which parents were born undivided India applied in Indian citizen. भारतीय संविधान और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हालांकि उन लोगों के लिए विशिष्ट प्रावधान था जो पैदा हुए थे या उनके माता पिता अविभाजित भारत में यानी अनडिवाइड इंडिया में पैदा हुए भारत की नागरिकता आवेदन करने के लिए कर सकते हैं और उनको अनडिवाइड अगर इंडिया में है तो 1955 के एक्ट के अनुसार उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब होता है हिंदू पाकिस्तान रिफ्यूजी का सेकंड पार्ट। सिटीजन अमेंडमेंट 2000 स्पेशली प्रोवाइड द Pakistanis applied to citizen in Gujarat and Rajasthan. The condition of citizen individual has been continuous resident India 5 years rather than 12 years as the case of the foreign applying citizenship intended settle permanently of India. As the result of legislation, Indian government awarded 13
1000 Indo-Pakistan citizenship between 2005 to 2006. Once Pakistani refugee has attained citizenship, they are afforded the same right of Indian citizen. The Amendment of Citizen Act 2005, however, the drastically increased the fee structure and citizenship application. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2004 में विशेष रूप से पाकिस्तानियों को गुजरात और राजस्थान में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए प्रदान किया गया। नागरिकता के लिए यह शर्त है कि व्यक्तिगत रूप से भारत में 5 वर्षों में लगातार निवास किया हो, न कि 12 वर्षों के लिए, जैसा कि अन्य विदेशी नागरिकता के आवेदन के लिए है। भारत में अस्थायी रूप से बसने का इरादा रखता हो। तो इस प्रकार इस कानून के असर के द्वारा या इस कानून के परिणाम स्वरूप या उसके द्वारा भारत सरकार ने 2005 से 2006 के बीच 13,000 हिंदू पाकिस्तानी भारतीयों नागरिकता प्रदान की। एक बार जब पाकिस्तानी शरणार्थी को नागरिकता मिल गई तो उन्हें भारतीय नागरिकों के समान अधिकार दिए जाते हैं। 2005 के नागरिकता अधिनियम संशोधन, हालांकि नागरिकता आवेदन के लिए फीस संरचना में भारी वृद्धि की गई है। अब है बर्मीज रिफ्यूजी। मोस्ट ऑफ बर्मीज इंटर North, East and very few asylum seekers and travel the Delhi recognized refugee UNHCR. ये जो organization provide more the vulnerable individual with the small monthly stipend. The addition Burmese and recognized the refugee by UNHCR. There are also a large number of Burmese asylum seekers living in India. Unlike some and refugee group, Burmese refuse granted and resident permit to stay in इंडिया। अधिकांश बर्मी मतलब बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में प्रवेश करते थे और बहुत कम कहा जाता है कि चाहने वाले जो यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थी के रूप में दिल्ली जाते थे। संगठन के एक छोटे मासिक वेतन के साथ अधिक कमजोर व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। संगठन के एक छोटे से द ऑर्गेनाइज प्रोवाइड द मोर वल्नरेबल इंडिविजुअल विथ स्मॉल मंथली स्टाइपेंड, मतलब एक छोटे से वजीफे के रूप में यानी छोटा से सैलरी के रूप में उनको दिया जाता है। एडिशनल ये कहा जाता है कि यूएनएचसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त रिफ्यूजियों के अलावा बर्मा के अलावा भारत में रहने वाले जो बर्मी शरणार्थियों थी उसकी संख्या बढ़ती गई। कुछ अन्य शरणार्थी जो थे, रिफ्यूजीज जो थे, इसके बर्मी शरणार्थियों में भारत में रहने के लिए अनुमति दी गई। अब है फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी। 160 Palestinian currently seek refugee status and most recent refugee group arrival in India. UN High Commission refugee and Delhi recognized some of the Philistine refugee and other application under the consideration. The refugee have not been issued resident permit and Indian government, उसमें यह भी बताया गया है कि 160 फिलिस्तीन वर्तमान शरणार्थी का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। भारत आने वाले अभी हाल में ये शरणार्थी समूह है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग शरणार्थी यानी यूएनएचसीआर के कुछ फिलिस्तीनियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है और अन्य आवेदन के विचाराधीन है। दो एप्लीकेंट आर अंडर कंसिडरेशन। इस तरीके से दिस रिफ्यूजी हैव नॉट बीन इशूड रेजिडेंट परमिट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इन शरणार्थियों को भारत सरकार द्वारा निवास परमिट जारी नहीं किए हैं। उसके बाद अफगान रिफ्यूजी। द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अफगान कम्युनिटी by refugees. Instead, the considered protect under the UNHCR mandate. The Indian government they issue most Afghan refugee valid resident permit. They afford them the degree and legal protection which allow them to stay in them country despite not having valid passport. Attending residing permit has been difficult of newer arrival India between 2004 to 7. Afghan refugee received a small substance allowances and first 6 months for principal applicant for each dependent.
The addition of this group also host a small number of refugees from the Iraq, Sudan, Iran, Ethiopia and Eritrea amongst other. कहा जाता है कि भारत सरकार आधिकारिक रूप से अफगान सदस्यों को शरणार्थी नहीं मानती है, इसके बजाय उन्हें मान्यता प्राप्त है और यूएनएचसीआर जनादेश के तहत यानी मैंडेट के तहत यह संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, ये परमिट दिए गए हैं, संरक्षित किया गया है कि भारत सरकार के अधिकांश अफगान शरणार्थियों को यानी अफगान रिफ्यूजी को वैलिड रेजिडेंट परमिट यानी कि इन्हें अफगानी शरणार्थियों को वैध परमिट जारी किए गए हैं। यह उन्हें कानूनी संरक्षण की एक डिग्री प्रदान करता है। अटेंडिंग रिसाइडिंग परमिट हैव बीन द मोर डिफिकल्ट एंड फॉर अराइवल इंडियन, ये कहा जाता है द अफोर्डेड डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, ये जो कहा गया कानूनी संरक्षण का एक डिग्री प्रदान करता है जो वैध पासपोर्ट न होने के बावजूद उन्हें देश में रहने की अनुमति है। 2004 से लेकर 7 के बीच में भारत में नए आगमन के लिए निवास परमिट बनाए रखना अधिक कठिन रहा था और अफगान शरणार्थियों का प्रमुख आवेदक और प्रत्येक आश्रित के लिए पहले 6 महीने के लिए एक छोटा सा निर्वाह भत्ता दिया जाता था। मतलब फर्स्ट 6 मंथ पर प्रिंसिपल एप्लीकेंट और फॉर डिपेंडेंट उनके लिए एक क्या किया जाता है कि स्मॉल सैलरी दे दी जाती थी। और इस प्रकार इन समूहों के अलावा भारत, सूडान, इराक, ईरान, इथोपिया, इरिट्रिया शरणार्थियों को छोटी संख्या भी दूसरों के बीच रखता है। और इसके अलावा अफगान के अलावा ईरान है, सूडान है, इराक है, इथोपिया, इरिट्रिया है कि कुछ ये इस तरीके से। अब है कंक्लूजन। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप गेनिंग more important, especially with regard to globalization and foreign direct investment in India. The overseas citizen of India has been conferred with certain benefits under the scheme through not expect investment as a date, but consider the manner which Indian legal system and opened its arms in many aspects another country it not impossibility for or the Indian economy should provide additional right and term and investment of OCI. Consider the fact there are many investment potential investors who are Indian origin. It would be bad idea to give additional right such people investment directly in India. नागरिकता की अवधारणा विशेष रूप से भारत में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में अधिक महत्व प्राप्त कर रही है। भारत में प्रवासी नागरिकों को इस योजना के तहत कुछ लाभों के साथ निवेश के संबंध में नई तिथि के अनुसार सम्मानित किया गया है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय कानून प्रणाली कई देशों में अपने हथियार खोल दिए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जल्दी ही ओसीआई के निवेश के मामले में अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने के लिए संभव नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कई निवेशक संभावित निवेशक जो भारतीय मूल के हैं ऐसे लोगों को भारत में सीधे निवेश करने के अतिरिक्त अधिकार देना बुरा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी और जो इंडिया ओरिजिन वाले जो लोग हैं, चाहे पीआईओ की बात करते हैं चाहे ओसीआईओ की बात करते हैं, इसी रेफरेंस में तो प्रवासी दिवस भी मनाया जाने लगा और जिसकी वजह से हम डुअल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट रख लिए। और इसके द्वारा अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सिटीजनशिप को पर डे इस प्रकार मॉडिफाई करना जरूरी है कि आने वाले दिनों में हम विश्व के और ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे जो भी चुनौतियां आएंगे उसको हम बहुत अच्छे से समाधान कर सकें। और इसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो नागरिकता देने संबंधित प्रावधान एक तरफ काफी स्ट्रिक्ट भी है तो दूसरे तरफ काफी फ्लेक्सिबल भी है, जिसके आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत में नागरिकता और ग्लोबलाइजेशन के परिवेश को देखते हुए हमें नागरिकता संबंधित प्रावधान जो आर्टिकल 11 में
यानी संसद को पूरे तरीके से अधिकार दिया गया है, उसी का नतीजा ये है कि CAA 2019 भी लाया गया, जिसमें कुछ देशों को जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वाले जो लोग थे उनको नागरिकता देने संबंधी प्रावधान रखा गया। और इसके अलावा ओरिजिन, OCI और PIO के बीच में भी यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारा मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और हमारी जीडीपी की साइज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी जीडीपी की साइज बढ़ेगी, और जीडीपी की साइज बढ़ेगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जब होगा तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा और SDI में हमारा इंडेक्स में अच्छा आएगा, जिससे हमारी स्थिति और इसके साथ हमारी स्थिति और परिस्थिति, स्टेटस और कंडीशन दोनों सुधरेगा, जिससे विदेशों के लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि यह वीडियो देखकर, जो मेरा 3rd वीडियो है, इसमें सिटीजनशिप पर 3 वीडियो बनाए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कंसेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री सिस्टम और के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल बेस दिए गए हैं और जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो सबका डिस्क्राइब किया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो, चाहे यूपीएससी के सभी मानकों को तय करते हुए। इसके अलावा आप स्टेट PSC भी दे रहे हैं तो इससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो बखूबी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और पार्ट 3 जो दिया गया है वो करंट बेस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ये हो गया कि सिटीजनशिप रिलेटेड अभी हाल ही में जितनी भी चर्चाएं और जितने भी करंट इश्यूज थे वो सब पार्ट 3 में उस सारी चीजों का डिस्क्राइब किया गया है। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, एनालिसिस करें, बार बार देखें और एक एक पॉइंट पे अपना कंसेप्ट क्लियर करें। और क्लियर करने के बाद जो पार्ट 3 में मैं मेंस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस दिया हूं उसको सॉल्व करने की और लिखने की प्रैक्टिस करें। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल बेस तो कम आते हैं, लेकिन रिसेंट में जो चर्चा हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद यह पता चलता है कि जो रिसेंट में चर्चा में रहा है उससे रिलेटेड आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी टॉपिक से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिटीजनशिप संबंधित कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और इंडियन पॉलिटी और पूरे यूपीएससी के फुल कोर्स को डिफाइन और अच्छे से यूपीएससी के मानकों को तय करते हुए हम चाहेंगे कि एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप तक पहुंचाएं। इसलिए अगर इन वीडियो से आप अपना कैरियर और भावी IAS बनना चाहते हैं तो इस साइट को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंचे और आप अच्छे तरीके से कर सकें। इसी के साथ मैं आपको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।